चलिए आइए, आज हम लोग बायो का चैप्टर पढ़ेंगे, जैव विविधता, है ना। अब देखिए जैव विविधता का मतलब होता क्या है, इसको पहले समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक अगर इसको गौर करें तो एक पृथ्वी का एक नमूना है, नहीं है? गोल क्या है? पृथ्वी का नमूना होता है। ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का नमूना होता है। और इस पृथ्वी पर आप देखिए कि कौन नहीं रह रहा है। पक्षी रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, जानवर रह रहे हैं, इस जल में रहने वाले बहुत सारे जलीय जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, तो मनुष्य भी कहीं कहीं रह रहे हैं। तो इस पृथ्वी को ही जैव विविधता का भंडार कहा गया है। अब सवाल उठता है कि हम जैव विविधता कहते किसको है, ये विविधता होता क्या है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, पहले उसके बारे में जानेंगे। देखिए जीवों में जो विविधता होती है उसको ही हम कहते हैं जैव विविधता। जीवों में विविधता है कि नहीं है? हम भी जीव हैं, आप भी जीव हैं, शेर भी जीव है, मछली भी जीव है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ क्या है? अंतर है। सब में कुछ ना कुछ तो विविधता है। तो जीवों में पाई जाने वाली विविधता को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हम जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे, जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। जैव विकास क्या होता है उसको बढ़िया से समझेंगे। आखिर जीवों को जो वर्गीकरण किए हैं कि भैया कोई स्थलीय जीव है, कोई जलीय जीव है, कोई वायवीय जीव है, हर जीव अलग अलग जगह पे रहता है, उस स्थान से उसका वर्गीकरण किया गया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पदानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे और जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस पूरे जैव विविधता वाले चैप्टर में हम लोग 5 टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे और 5 टॉपिक पर बढ़िया से बात करेंगे। जैव विविधता का अगर उदाहरण हम देखें या परिभाषा देखें तो आगे परिभाषा देखेंगे। देखिए भैया इस जैव, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर आप गौर करेंगे तो हर प्रकार के जीव रहते हैं, हर प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं, बहुत सारे प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो एक ही जीव नहीं है बल्कि अनेक जीव है इस पृथ्वी पर। क्या एक जीव है? नहीं, बल्कि अनेक जीव है। और अनेक जीवों में देखिए इस जीव और इस जीव में कुछ ना कुछ तो विविधता है, इस जीव में कुछ ना कुछ तो विविधता है। यानी सारे जीवों में विविधता पाई जाती है। जीव है लेकिन अलग अलग प्रकार के जीव है और उसी को हम कहते हैं जैव विविधता। क्या कहते हैं जी? जैव विविधता। अब आते हैं सवाल, यहां पर सवाल उठेगा कि आपको कहेगा कि जैव विविधता किसे कहते हैं। हालांकि हम बता दिए जीवों में पाए जाने वाली विविधता को क्या कहते हैं? जैव। लेकिन अगर हम बायो के हिसाब से चलेंगे, थोड़ा परिभाषा को अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे, तो हम ये कहेंगे किसी विशेष क्षेत्र में, एक समान पर्यावरण वाले क्षेत्र में जीवों में पाए जाने में काफी असमानता है। नहीं असमानता है, इस जीव उस जीव में बहुत असमानता है। इसी असमानता को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जीवों में जो असमानता पाई जाती है, जो विविधता पाई जाती है, उसे ही हम कहते हैं जैव विविधता। जैव विविधता के परिणाम स्वरूप अलग अलग जाति एक समूह बनाती है जिसे हम समुदाय कहते हैं। अलग अलग जाति, जैसे मछली का एक अलग समुदाय हो गया, वो अलग है थोड़ा तुम्हारा। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो शेरों का एक अलग समुदाय हो गया, स्थलीय जीव में आ जाएगा। पक्षियों का एक अलग समुदाय हो गया, कीड़ों मकोड़ों का एक वो अलग समुदाय हो गया। तो वही कह रहा है कि जैव विविधता के परिणाम स्वरूप अलग अलग जो जाति है वो अपना समूह बना लिया। पक्षी का समूह, मछली का समूह, मछली में एक मछली थोड़ी होता है, ढेर सारा मछली होता है। मछली का समूह, जानवर का समूह, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। अब आगे देखिए आपके सामने फिगर है, और फिगर किसका है बताइए जरा, बोलो किसका है? ये पृथ्वी का फिगर है, ये भी पृथ्वी का ही फिगर है। पूरे वर्ल्ड का नक्शा इस पर बना हुआ है। अब देखिए ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है,
ये इंडियन ओशियन है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद देखिए आपका पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है, इसके ऊपर यूरोप है, ये हमारा एशिया है, ये आर्कटिक ओशियन है, ये नॉर्थ अमेरिका है। पूरा वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? ध्यान से देख रहे हैं। ये आपका क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। अब देखिए पृथ्वी को हम ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमारा सूर्य है। क्या है जी? यहां पर हमारा सूर्य है। और सूर्य की बात अगर करें तो सूर्य अगर यहां पर है तो इसके ऊपर की किरण जा रही है कि नहीं जा रही है? किस पर जा रही है? पृथ्वी पर। किस पर जा रही है? पृथ्वी पर। याद रखिएगा, पृथ्वी पर 2 लकीरें खींची हुई है। पृथ्वी पर कितनी लकीरें हैं? 2 लकीरें। एक लकीर का नाम है कर्क रेखा और दूसरे लकीर का नाम है मकर रेखा। पृथ्वी के ऊपर जो भाग है इस भाग को हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं जी? पोल। और ऊपर वाले भाग को नॉर्थ पोल कहते हैं क्योंकि उत्तर ऊपर में होता है और नीचे में होता है साउथ, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? साउथ पोल। इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और ये जानिए कि जैव विविधता, जीव हर जगह नहीं पाए जाते हैं। जीव हर जगह नहीं पाए जाते हैं। कुछ ही देश है जहां पर जीव बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां जीव कम पाए जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? हम जैव विविधता तो पढ़ लिए कि जीवों में पाए जाने वाली विविधता को हम जैव विविधता कहते हैं, जीवों में पाए जाने वाले असमानता को हम जैव विविधता कहते हैं। लेकिन आखिर ये जैव विविधता किसी देश में ज्यादा है, किसी देश में बहुत प्रकार के पशु पक्षी जानवर रह रहे हैं और किसी देश में जानवर नहीं रह रहे, कम रह रहे। क्यों? आखिर रीजन क्या है? इसको समझिएगा। तो हम ये देखते हैं, एक पृथ्वी को ले लेते हैं, पृथ्वी के नमूने को ले लेते हैं और ये देखते हैं कि सूरज की जो किरण होती है वो इस पर पड़ रही है। अच्छा बताओ, सूरज की किरण यहां जाने में बहुत समय लग रहा है। ऊपरी भाग में, पृथ्वी के इस भाग में कोई ना कोई तो क्षेत्र है, यहां भी कुछ ना कुछ तो लोग रहते ही होंगे, या ठंडा प्रदेश है तो नहीं रहते होंगे, कुछ ना कुछ जीव तो जरूर रहता होगा। इस वाले भाग में भी देखो बड़ी आने में परेशानी हो रही है, लेकिन यहां वाला भाग और यहां वाला भाग तक एकदम कोई दिक्कत है क्या? इतना कोई दिक्कत है नहीं। तो यानी अगर हम देखें तो कर्क रेखा और देखें तो क्या? मकर रेखा। इन दोनों रेखाओं के बीच में ये जो भाग है, इस भाग में जो देश आएगा, इस भाग में जो भी देश वाले आएंगे, जिस देश का भाग आ जाएगा उस देश में क्या होगा? जैव विविधता अधिक होगा, वहां जीवों की संख्या अधिक होगी। उसका रीजन ये है कि यहां पर सूर्य का प्रकाश बड़ी आसानी से पहुंच रहा है, सूर्य का प्रकाश अच्छे से पहुंच रहा है। और सूरज का प्रकाश जब पहुंचेगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण जितना अच्छा होगा वो जीव वहां ज्यादा पनपेगा। वहां प्रकाश संश्लेषण होगा, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पेड़ पौधे पर जो आश्रित जीव है, पशु पक्षी है, वो भी वहां पर रहेंगे। जहां पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो उसको खाकर जो जिंदा रहने वाला हिरण है, जो खरगोश है, वो तो पहले से खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए अगर सबसे ज्यादा पूछेगा कि इस पृथ्वी पर कहां है जैव विविधता, सबसे ज्यादा किन देशों में जैव विविधता है, तो हम देशों की अगर बात करें तो उतना नाम अगर ना याद हो तो यह तो जरूर याद हो सकता है कि पृथ्वी का एक कर्क रेखा और पृथ्वी का मकर रेखा, इस बीच में जो भी देश आएंगे उन सारे देशों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। इट मींस ये हो गया कि वहां जानवरों की संख्या, पशुओं की संख्या, पक्षियों की संख्या, उभयचरों की संख्या, जलीय जीवों की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ में आया बात? कहां होती है, क्यों होती है, यह भी बता दिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां आसानी से क्या करता है? पहुंचता है। अब आया बात यहां पर, देखिए कौन कौन देश ऐसे हैं जहां जैव विविधता, देखिए ये हमारा हो गया कर्क रेखा और ये हो गया हमारा मकर रेखा। आप देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा हमारा बीच में, यहीं पर भारत भी आता है, ठीक है ना? यहीं पर क्या आता है? भारत भी आता है। तो देखिए यहां पर, यहां अफ्रीका का कुछ भाग में सट गया, कुछ भाग किसका सटा भैया? ऑस्ट्रेलिया देखो यहां पर सट गया, नहीं सट गया? तो जो जो देश सटेगा, ये देखो अमेरिका का कुछ भाग यहां नीचे सटा हुआ है, आ रहा है कि नहीं? इसके बीच में अमेरिका भी तो आ रहा है, इसके बीच में अफ्रीका भी तो आ रहा है, इसके बीच में ऑस्ट्रेलिया भी तो आ रहा है, यहां देखो यूरोप भी तो आ रहा है। तो जो भी इन दोनों के बीच में आएगा देश, उस देश में सूरज की किरणें अच्छे से पहुंच रही है और यही रीजन है कि वहां जैव विविधता ज्यादा है। तो अगर सवाल करें जैव विविधता क्या है, तो जीवों में पाई जाने वाली विविधता, जीवों में पाई जाने वाली असमानता। और किसी देश में जैव विविधता अधिक क्यों है? तो रीजन यह है कि सनलाइट वहां आसानी से पहुंच जाए। आगे देखते हैं
किसी समुदाय की विविधता भूमि जलवायु से भी क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे मान लिया समुदाय का मतलब क्या, एक जाति से जो बना, जातियों का क्या होता है, समूह। जातीय के समूह को हम क्या कहते हैं, समुदाय। क्या कहते हैं, जातियों। तो ये समुदाय प्रभावित किससे होता है, भूमि से। अच्छा भूमि नहीं रहेगा तो वहां नहीं बचेगा, अच्छी जलवायु नहीं रहेगी तो भी वहां जीव। अब जैसा जलवायु चाहिए वैसा जलवायु नहीं है तो वो जीव रहेगा। जैसे एक पक्षी है साइबेरियन पक्षी, क्या नाम है जी, ये रूस वाला पक्षी है। कहां पक्षी है, रूस वाला। इसको चाहिए एकदम ठंडा, क्या चाहिए। अब बताओ वहां हो जाए गर्मी तो रहेगा। तो जलवायु प्रभावित किया कि नहीं इस पक्षी को, पक्षी को प्रभावित किया जी। तो किसी भी ये पक्षी, इस तरह के जितने पक्षी हैं समुदाय ठंडा प्रदेश में रहने वाले, उन सबको प्रभावित करने के भी भूमि का हाथ है और किसका है, जलवायु का हाथ। आगे देखिए, कर एक मोटे अनुमान पर, अनुमान लिखा गया, एक मोटे अनुमान पर यह तय किया गया है, यह पता लगाया गया है कि इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में कुल जाति की जो संख्या है वो लगभग कितना है, 1 करोड़। 1 करोड़ प्रकार के यहाँ जानवर, जीव, पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े मिला जुला कर जितने जीव धरती पर है, सूक्ष्म जीव वगैरह मिला करके कितने हैं, 1 करोड़। लेकिन 1 करोड़ क्या खोजा गया है, नहीं। अनुमान है, ये अनुमान है कि 1 करोड़ जीव इस पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन यह कहा गया है कि इतना मिला अभी तक नहीं है। मिला कितना भैया, 10 से 20 लाख, और एग्जैक्ट कहें तो 1.7 मिलियन। 1.7 मिलियन मतलब क्या होता है, हाँ, मिलियन मतलब तो 1 मिलियन बराबर, और 7 बराबर कितना हो गया, 7 हो 7 लाख, 17 लाख हो गया। तो 17 लाख किसके बीच में आएगा, 10 से नहीं। तो अगर हमसे पूछेगा कि बताइए इस पूरे धरती पर कितने जीव हैं, तो अनुमान के तौर पर 1 करोड़। 1 करोड़ इट मींस 10 मिलियन, नहीं हो गया। और लेकिन अगर कहेगा ज्ञात कितना है, लोगों ने मिलकर खोजा कितना है, तो हम कहेंगे भैया 1.7 मिलियन, या तो 10 लाख से 20 लाख के बीच में, इसी को बोलेंगे। ये होता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है देखिए मेगा डाइवर्सिटी, वही बोले कि ये जो पृथ्वी है, समझिएगा ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं जी, और इसको बोलते हैं हम साउथ पोल। ऊपर से गुजरा कर्क रेखा, बीच से गुजरा मकर रेखा। ये जो बीच का क्षेत्र है, यहां सूर्य की किरण बहुत ज्यादा पहुंचती है, इसलिए यहां जीव बहुत ही क्या है, ज्यादा है। और जीवों के ज्यादा रहने के कारण यहां विविधता भी ज्यादा है। जीवों खूब है तो जीव मैंने खूब है तो विविधता भी है, इसीलिए इसी क्षेत्र का नाम रखा गया है मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र। क्या कहा गया भाई, मेगा डाइवर्सिटी। जिन क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में या कर्क और मकर के बीच वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहां जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वही कह रहा है पृथ्वी के कर्क, कर्क गलती लिख दिया, कर्क और मकर रेखा के बीच में गर्मी और नमी बहुत ज्यादा रहती है। गर्मी और नमी दोनों बहुत ज्यादा रहती है, और इसी कारण से वहां पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, बहुत सारे पशु पक्षी जानवर पाए जाते हैं। इसीलिए उसी क्षेत्र को, कर्क और मकर के बीच वाले क्षेत्र को हम मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहते हैं। इस मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं जहां पर बहुत ज्यादा जीव पाए जाते हैं, वो आप देखिए। देश का नाम कौन है, ब्राजील, पेरू, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और कौन है, मलेशिया। ये ऐसे देश है जहां पर जैव विविधता अधिक पाया जाता है। जैव विविधता का मतलब जीवों की संख्या, जीवों की विविधता, जीवों में पाई जाने वाली असमानता है। जीव बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब वहां क्या है, जैव विविधता है, नहीं है, तो उसी को कहते हैं। तो ये जैव विविधता पूरे विश्व में नहीं है, हर देश में इतना जनसंख्या जीवों का नहीं है। कुछ ही देश है जहां पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, और उसका रीजन ये है कि वहां सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंचता है, वहां नमी रहता है। यही कारण है कि वो अच्छे से कर रहा है, चल रहा है वो। आगे देखते हैं। अब ये जैव विकास क्या है ना, कहेगा जैव विकास। तो जैव विकास का मतलब हो गया एक, देखिए
हर व्यक्ति जो होता है या हर जीव जय विकास नहीं करता है। कुछ जो होते हैं अपने पुराने चीज को छोड़कर नए चीज को अपना लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि हम सब क्या थे, बंदर थे, और बंदर धीरे 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 क्या बन गया, मनुष्य बन गया। इसने एक जटिल से एक सरल रूप में क्या हो गया, बन गया। नहीं बन गया, बंदर थोड़ा जटिल होता है, उसको समझाना, उसको पढ़ाना, बंदर को पढ़ा पाएगा कोई, थोड़ा जटिल हो गया, वो क्या बन गया, सरल बन गया। जैसे देखिएगा चार्ल्स, इस सिद्धांत को बताने वाले, जैव विकास के बारे में बताने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन। याद रखिएगा, किसने बताया, चार्ल्स डार्विन। क्या बताया, जैव विकास। जैव विकास क्या है ये सुनिए। 1859 में उसने अपनी एक किताब लिखी, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। ये किताब है, किसकी किताब है भैया, दा लिखा हुआ है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसने लिखा, चार्ल्स। उसने बोला सरल जीव से जटिल जीव, सरल जीव से जटिल जीव का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। सरल जीव से जटिल जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। जैसे बंदर से क्या बन गया, मनुष्य बन गया, यही तो जैव विकास है। लेकिन कल जो मछली था वो आज वो मछली है। बंदर तो बन गया लेकिन मछली बना, बाघ बना, शेर कुछ बदला, हाथी कुछ में बदला नहीं बदला। तो क्या इसका मतलब हुआ कि सारे जीवों में जैव विकास नहीं होता है। जो जीव सरल जीव से जटिल जीव में कन्वर्ट हो जाए, जो जीव सरल जीव से जटिल जीव में बदल जाए, इसी प्रक्रिया को, इसी तरह की क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, अरे प्रभुमा समझ में आ लो, गायब हो गया देवराज। आइएगा आगे, समझ में आ गया जैव विकास। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जैव विविधता। अंधरी देख क्या पढ़े, जैव जीवों में पाए जाने वाली, जीवों में पाए जाने वाली विविधता। क्या जैव विविधता सारे देशों में है, नहीं है। किन देशों में है, जो देश कर्क और बाकी में है लेकिन कम है। हमारे में क्या है, ज्यादा है, क्योंकि हम कर्क और मकर रेखा के बीच में आते हैं, क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी और नमी मौजूद है, इसीलिए वहां जैव विविधता अधिक है। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। क्या बताया, सरल जीव से जटिल जीव, सरल जीव से जटिल जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है। क्या सारे जीवों में जैव विकास होगा, क्या सारे जीवों में जैव विकास होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो आगे देखिए, कुछ जीवों में होगा, कुछ जीवों में नहीं होगा। तो नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, हर जीव में जैव विकास नहीं होते हैं। जिस जीवों में जैव विकास नहीं होता है उसे हम कहते हैं आदिम जीव। क्या कहते हैं, और जिसमें समय के साथ बदल जाए, नहीं, जो समय के साथ बदल जाए उसको कहते हैं उन्नत जीव। तो बंदर से बन गए हम लोग मनुष्य, तो ये क्या हो गया, हम लोग क्या हो गए, उन्नत जीव में आ गए। और जो ना बदला वो क्या हो गया, बात समझ में आया। जिस जीव में जैव विकास हो वो उन्नत जीव, जीव जिस जीव में जैव विकास ना हो वो आदिम जीव। क्या कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। देखिए अब रहा वर्गीकरण, है ना। हम जीवों को बांटे हैं, वर्गीकरण किए हैं। तो वर्गीकरण क्या होता है, देखिए हमारे दिमाग में एक चीज आता है, जैसे ही हम लोग बोलते हैं मछली, नहीं तो हमारे दिमाग में एक चीज तो जरूर आ जाता है, या बोल देते हैं जलीय जीव, नहीं तो दिमाग में आया तो वो पानी वाला जीव, नहीं हम बोल देते हैं स्थलीय जीव, तो ये दिमाग में तो आ जाता है कि नहीं भाई जमीन पे रहने वाला जीव। हम बोल दिए अभयचर जंतु, ये तो दिमाग में आ गया भैया, जो जमीन में रहता है और पानी में भी रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उसके रहने के आधार पर भी वर्गीकरण किए। नहीं, वर्गीकरण हमने तो नहीं किया, कोई वैज्ञानिक ही किया होगा। अलग अलग जीव के रहने के आधार पर, किसी किसी जीव के खाने के आधार पर, कोई शाकाहारी जीव, कोई मांसाहारी जीव, कोई सर्वाहारी जीव, कोई स्वपोषी जीव, कोई विषमपोषी जीव। तो खाने पीने के आधार पर भी जीवों का वर्गीकरण किया गया, और रहने के आधार पर जो पानी में रहा वो जलीय, जो जमीन में रहा वो स्थलीय, जो हवा में रहता है वायवीय, उस प्रकार से भी जीवों का वर्गीकरण किया गया।
तो जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को उनकी समानताओं और भिन्नताओं के आधार पर विभिन्न समूह और संवर्गों में रखने की विधि को क्या कहते हैं? वर्गीकरण। क्या कहते हैं? कुछ पेड़ पौधा में समानता होती है, उनका एक समूह बना दिए भैया, वो वर्गीकरण हो गया। नहीं भैया ये फल देने वाला है तो फलदारी पौधा हो गया, ये लकड़ी देने वाला हो गया तो ये क्या हो गया? लकड़ी वाला पौधा हो गया। ये दवाई देने वाला हो गया तो औषधीय पौधा हो गया। तो उसकी समानताओं पर, उसमें जो गुण है उसके आधार पर जब हम उसको बांट देते हैं तो इसी को कहते हैं वर्गीकरण। और जीवों का वर्गीकरण बहुत आधार पर किया गया है, जो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है। देखिए यहां पर जो बहुत सारे जीव है, इस जीव का कोई नाम बताइए क्या है? ऑक्टोपस। ये भी तो ऑक्टोपस से लग रहा है। और ये क्या भैया? शार्क। क्या है भैया? शार्क। तो ये अलग अलग जीव हैं, लेकिन अब जानिए ये पानी में जरूर रहते हैं। इन तीनों दोनों जीवों में समानता यही है कि बस एक ही समानता है कि पानी में रहते हैं, लेकिन इनके खाने का तरीका दोनों का अलग है। नहीं अलग है। तो जब बहुत लोगों ने बताया जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विचार, सबसे पहले यूनान के विचारक थे, उनका नाम क्या था भैया? अरस्तु। तो सवाल उठेगा आपसे, पूछेगा कि जीवों के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने कहा जीवों का वर्गीकरण होना चाहिए, जिसने जीवों के वर्गीकरण के बारे में बात किया? तो वो व्यक्ति कौन था? अरस्तु था। उसने क्या किया? रहने के आधार पर जो जीव जहां रहता था, यानी अलग अलग जीवों के रहने के आधार पर जीवों को क्या किया? बांट दिया। और बताया कि कुछ जीव जो जगह जमीन पे रहते हैं उसको कहते हैं स्थलीय जीव, जो पानी में रहेगा वो हमारा जलीय जीव, और जो हमारा हवा में रहेगा उसको कहेंगे वायवीय जीव। क्या कहते हैं? तो ये तीन आधार पर बांटने वाले जीव कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने जीवों का क्या किया? वर्गीकरण किया। कब? सबसे पहले। लेकिन यह हो गया फेल। यह हो गया फेल। देखिए कह रहा है कि जो जल में रह रहा है वो जलीय जीव, जो जल में रह रहा है वो जलीय जीव। ये तीनों को बांटा। तो एगो कोई बोला रे ये तो मेढक है, ये तो पानी में भी रहता है, ये स्थल में भी रहता है, तो बताओ इसको तुम क्या कहोगे? अब तुम तो बोले जो जमीन पे रहा है वो स्थलीय, तुम बोले जो पानी में रहे वो जलीय, तुम बोले कि जो क्या बोलते हैं हवा में रहे वो वायवीय। तो तुम तो तीनों को बताए, अब तीनों का अपना गुण बता दिए। लेकिन अब ये बताओ कि मेढक ऐसा जीव है, मगरमच्छ ऐसा जीव है, कछुआ ऐसा जीव है, सांप ऐसा जीव है जो पानी में भी रह लेता है और जमीन पर भी रह लेता है। तो तुम तो तीनों को बताए, तो चौथा तो तुम बताए नहीं। इसका मतलब तुम्हारा बात पूरी तरह सही नहीं। हालांकि जीवों का वर्गीकरण का पहला सिद्धांत अरस्तु ने दिया, और अरस्तु ने इस आधार पर दिया कि जो जीव जहां रहता है उस आधार पर उसको क्या किया, है ना। तो अलग अलग जीवों जैसे शार्क, फिश एगो है, बहुत सारा है, ऑक्टोपस वगैरह है। आगे देखिएगा। अरे क्या हो गया वो? अब भाई कार्ल वान, इसका नाम है कार्ल वान लेने, कार्ल वान लेने। सब अगला एक तत्व का फेल हो गया। किसका फेल हो गया? अरस्तु का, क्योंकि उसने तीन गुण बांटा, चौथा कंफ्यूजन में हो गया तो उसको कह दिया तुम भैया पूरी तरह सही नहीं है। तो अगली व्यक्ति आया जिसका नाम है कार्ल वॉन लेने। 1707 में इसका जन्म हुआ और 1778 में इसकी मृत्यु हुई। यह आदमी कहां का था? स्वीडन का था। इसने भी जीवों का वर्गीकरण का, हालांकि प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत इसी ने ही दिया है, वो दिया, लेकिन वो तो क्या हो गया? फेल हो गया। तो ये भी दिया तो इसको बोल दिया प्रथम, इसको बता दिया, जिसके कारण हम इन्हें वर्गीकरण विज्ञान के जनक भी कहते हैं। यानी वर्गीकरण का, जीवों के वर्गीकरण का जनक किसको कहा? कार्ल वॉन लेने, जिसको हम लीनियस के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? लीनियस के नाम से। किसके नाम से भैया? लीनियस। क्या है ये? तो वर्गीकरण का क्या है? जनक है। वर्गीकरण का क्या है? जनक है ना, ये बताया। लेकिन लीनियस गलती लिखा गया हो, लीनियस नाम है उसका, गलती नहीं, टाइपिंग में हो जाता है। देखिएगा अब लीनियस ने क्या किया ये समझिए। लीनियस ने कहा कि उसके अनुसार जीवों को दो भागों में बांटा। एक जीव उसको जो पादप है, बोला पूरा जीव मात्र दो ही प्रकार का होबे करता है।
अरस्तु ने कै प्रकार का बताया? 3 प्रकार का। और लीनियस ने कै प्रकार बताया? बोला एक जीव जो पेड़ पौधा है और एक जीव जो जंतु है, ऊ हो गया। तो बोला ठीक है भैया, यानी पेड़ पौधे का गुण क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। क्या गुण है भैया? प्रकाश संश्लेषण। ये गुण किसका है बाबू? पेड़ पौधे का है। ये गुण तो जंतु में नहीं है। प्रकाश संश्लेषण जंतु तो नहीं करते हैं, ये तो भोजन करते हैं। तो बोला ये खाने के आधार पर, खाना खाने के आधार पर बांट दिया 2 भाग में। बोला जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है उस सब हो गया पादप, और जो डायरेक्ट भोजन कर रहा है उस सब हो गया जंतु। जंतु जगत में हम तुम सब जितना जानवर सब आ गया, उसी में जंतु जगत में आ गया। और इसी में उसने बताया स्वपोषी। किसको बताया? पादप को बताया। क्योंकि पेड़ पौधा अपने जगह पर ही रहकर ऊपर से लेता है CO2, एने से लिया क्या? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट ले लिया, और नीचे जड़ से ले लिया जल, और बना लिया कार्बोहाइड्रेट। और इसी पूरा प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसी पूरा प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। भोजन इसने खुद बनाया, ये कहीं किसी से मांगने नहीं गया, लेने नहीं गया, और ये भोजन स्वयं बनाया। इसीलिए जो भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। लेकिन हम और आप या जानवर जो होते हैं, खरगोश, लोमड़ी, जो भी जानवर है, ये अपना भोजन बनाते हैं? ये दूसरे जीवों पर क्या है? निर्भर है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? विषमपोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषी, जो भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसको विषमपोषी, है ना, कहा गया है। परंतु ये देखिए, इसका भी बात थोड़ा सा फेल हो गया। किसका बात? लीनियस का बात। काहे फेल हो गया? क्योंकि इसने जीवों के कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक हमारा पादप, दूसरा हमारा जंतु। लेकिन कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि तुमने कहा कि भैया जंतु या जीव जो है वो 2 भाग में है, तो चलिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। लेकिन आपके सामने जो फिगर बना हुआ है ये एक जीव का फिगर है, और इस जीव का नाम है युगलीना। क्या नाम है जी? युगलीना। इस पूरे धरती पर युगलीना में ये पावर है कि युगलीना जब समुद्र में पाया जाता है, युगलीना जब पानी के ऊपर ऊपर रहेगा ना, युगलीना जब पानी के ऊपर ऊपर रहेगा ना, तो सूर्य की प्रकाश से ये भोजन बना लेता है। सूर्य के प्रकाश से ये भोजन युगलीना। अरे मक्खिया गलो। तो ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लिया, इसको जरूरत पड़ा तो अरे बोला, अरे तुम तो कहा था यार कि बोला कि पादप होता है, जब प्रकाश संश्लेषण करेगा वो पादप है, ये तो जीव है, ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो एकरा तुम केकरा में रखोगे? इसको तुम किस में रखोगे? पादप में रखोगे। अच्छा तो चलो ठीक है, पादप में रख लेते हैं, क्या कि प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। अब देखा क्या बोला, युगलीनक बनू, अरे ना हो, बड़ी दिन ऊपर ऊपर है, चलो हो अंदर चलते समुद्र की गहराई में, उन्हें रहेंगे 15-20 दिन, तो उन्हें सूर्य के प्रकाश मिलेगा नहीं। तो क्या कैसे जिंदा रहेगा? ये क्या करता है युगलीना? जो छोटका छोटका जीवा रहता है वो खा जाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण पे तो स्वपोषी कहलाएगा, और इसमें खाया तो ही परपोषी हो गया, विषमपोषी हो गया। तो कंफ्यूजन फिर पैदा हो गया कि बताओ इसको किस में रखे। तो इसका भी जो सिंथेसिस था वो लगभग क्या हो गया? यानी सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण के बारे में बात बताने वाले अरस्तु जीवों के रहने के आधार पर उसको बांटा, लेकिन उसमें भी वो क्या हो गया? उभयचरों के मामलों में फेल हो गया, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कार्ल वॉन लेने यानी लीनियस ने बात किया, उसने जीवों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया, एक पादप जगत का, एक जंतु जगत का। लेकिन युगलीना ने उसके नियम को क्या किया? फेल कर दिया। तो दोनों ने क्या कर दिया? फेल कर दिया। तो यह था आपका वर्गीकरण। इसके बाद हम ज्यादा बना नहीं पाए, अभी कल थोड़ा ज्यादा बनाएंगे तो आपको विस्तार से पढ़ाएंगे।